नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक के बाद एक जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हालत खराब है। महाराष्ट्र में तो मैंने ग्राउंड पे जाके देखा था, ना जाने कितनी जगह बात की। कोई सोच नहीं सकता था कि बीजेपी आ सकती है, लेकिन भाजपा आ गई, बहुत बड़े बहुमत से आ गई। हरियाणा में एक तरफा चुनाव था, लेकिन बीजेपी आ गई। और अब दिल्ली में खेल क्या है? अब धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है। सारा खेल वोटर लिस्ट में छुपा हुआ है। नागपुर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजीव रंजन जी। उन्होंने वोटर लिस्ट को लेके बड़ा अध्ययन किया और बताया कि खेल कैसे होता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को दिखाई नहीं दे रहा? तो एक सीधी सी सवाल है राहुल गांधी का, सुप्रिया जी का, ठाकरे गुट का, उद्धव ठाकरे गुट का, कि हमें वो जो वोटर हैं 40, 50, 60 लाख जितने भी वोटर हैं, जो चुनाव से 6 महीने पहले बड़े हैं लिस्ट में, हमें लिस्ट दे दीजिए। ये कोई गलत सवाल तो है नहीं। हर एक को राइट है, मुझे और आपको भी राइट है कि हम मांगे। वो ये सूची तो सारी वेबसाइट पे रहनी चाहिए, लेकिन वो सूची नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसमें एक आरोप है कि बहुत सारे नाम ऐसे मिलेंगे जो दिल्ली में भी होंगे, हरियाणा में भी होंगे, महाराष्ट्र में भी होंगे। यानी खेल खेलने से पहले ही नतीजे तय हैं। सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं दे रहा। देश में सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। चुनाव में इस तरह की बेईमानी, सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच के आदेश क्यों नहीं दे रहा? और क्या भारत का जनमानस स्वीकार करता रहेगा इस तरह के धांधियों पे? नागपुर चलते हैं, राजीव रंजन जी से पूछते हैं कि खेल क्या है। और शानदार बातचीत है, मेरा रिक्वेस्ट है पूरा सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका राजीव भाई। कल हम लोगों ने बात की थी कि वोटर लिस्ट की खुलासे की। हड़कंप मच गया और करीब 2.5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा। और उसके निरे कमेंट बता रहे हैं कि लोगों में बड़ी जिज्ञासा है। वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं, तो वो बताते हैं कि लोगों के मन में कितनी पीड़ा है कि वो वोट डालते कहीं हैं और वोट निकलता कहीं है। आप भारत में किसी से भी बात कर लीजिए, उन राज्यों में बात कर लीजिए, वो पता चल जाएगा। हर आदमी के मन में शंका है कि या तो ईवीएम का झोल है। पहले तो लोग ईवीएम ही मांगते थे, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से वोटर लिस्ट की धांधली का मुद्दा उठाया, उसके बाद राहुल गांधी ने, उद्धव ठाकरे की गुट ने, जो शरद पवार के गुट के लोगों ने, सबने मिलकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें सुप्रिया सुले भी थी और बाकी लोग थे, उसमें राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह महाराष्ट्र में इस तरह लाखों वोट बढ़ा दिए गए। मैं अभय दुबे जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि वोटर एक्चुअल में शिफ्ट होने की जरूरत ही नहीं है। एक जगह की वोटर लिस्ट में एक नाम क्रिएट हो गए, 40, 45 नाम, तो उनको जाने की जरूरत नहीं है। वो तो महाराष्ट्र में वो भेज दी गई कि ये नाम है, संजय शर्मा पुत्र श्री ये, राजीव रंजन पुत्र श्री ये, बस वहां की वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गए। तो फिर मैंने सोचा कि ये वोट, जब आदमी नहीं है तो वोट डालेगा कौन? तो मुझे समझ में आया, जैसे मिल्कीपुर में पता चला कि जो चुनाव अधिकारी से लेकर बाकी लोग थे, उनसे भी कुछ निर्देश जारी किए गए थे। ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो ऐसे जानबूझ के, मान लीजिए, बड़ा प्रैक्टिकल, लोग तो अनुमान ही लगा रहे हैं, कोई सबूत तो अभी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के सबूत ही सामने होते हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर मान लीजिए 20 कॉन्स्टिट्यूंसी में, 20 विधानसभा में ये खेल करना है, तो इस 20 विधानसभा में उन्होंने जो अंदर मतदान पीठासीन अधिकारी है, वो अपना एकदम भक्त टाइप का अफसर सेट किया। उसको लिस्ट दे दी कि इस वोटर लिस्ट में ये 50 नाम है एक बूथ पर। उन 50 नाम के आगे उसको बटन दबा देना है। और जो आप कल कह रहे थे कि बाद के 1 घंटे में क्यों बढ़ती है, तो बाद के 1 घंटे में ही ये काम होता है। लेकिन राजीव भाई, अब ये खुलासे होंगे देश के सामने, अगर हुए तो, क्योंकि चुनाव आयोग ये खुलासे करेगा नहीं। अब ये खुलासा केवल न्यायालय कर सकता है, वो भी अगर इतने ईमानदार लोगों की एक कमेटी बना दी जाए जो इसकी पड़ताल करे। लेकिन अगर राजीव भाई ये बात सच हो गई कि इस तरह 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख वोट एंड टाइम पे जोड़े गए, और मैंने कल भी ये बात कही थी कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां ये काम नहीं हो पाता। अब झारखंड में सरकार नहीं थी, तो झारखंड में तो वो अफसर भी नहीं ढूंढ सकते थे जो वोटर लिस्ट बनाए, नाम शामिल कर दें, अंदर मतदान केंद्र पे वोट डाल दें। यानी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, वहां ये काम बखूबी होता है। अगर ये बात साबित हो गई, जो चर्चाएं हैं, जो शंकाएं हैं, जो अफवाहें हैं, तो इस देश में पॉलिटिकल सीन कितना बदल सकता है, और फिर क्या होगा देश की राजनीति का। डेमोक्रेसी का तो मर्डर हो जाएगा संजय जी। आप इस बात को समझिए कि भाई डेमोक्रेसी में मेन जो सबसे बड़ा पावन पर्व है वो क्या है? वो चुनाव है। लोग अपने मतों का अधिकार करते हैं। यही सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी का गिफ्ट है
लोगों को प्रजातंत्र का, कि आप अपने मतों के अधिकार द्वारा अपने लोगों का चयन कीजिए जो इस देश का शासन की बागडोर को संभाले। अब जब वो ही पूरा का पूरा मैनिपुलेटिव हो जाए गेम, और इस बात का कोई अर्थ ना रहे कि आप किसको वोट डाल रहे हो किसको नहीं डाल रहे हो, तो प्रजातंत्र फिर बचा क्या? वो तो ऑटोक्रेसी होगी। देखिए इसमें होता क्या है, खेल है संजय जी, मैं आपको बता रहा हूं। नॉट येट डिसाइडेड, यानी ऐसे वोटर जो डिसाइड नहीं करते हैं कि भाई कहां वोट डालना है, ये 15 से 20% रहते हैं मैक्सिमम। नहीं तो जिसको पंजे को डालना है वो पंजे को डालेगा, जिसको कमल को डालना है वो कमल को डालेगा, जिसको झाड़ू को डालना है वो झाड़ू को डालेगा। ये पहले से डिसाइडेड रहता है। 15 से 20% जो वो मत, जो वोटर जो है, जो नॉट येट डिसाइडेड वाली कैटेगरी में आते हैं, उनके ही मतों को अपनी झोली में डालने के लिए सारा का सारा प्रचार किया जाता है इलेक्शन के टाइम में। बाकी तो जो लोग हैं वो अपना मन बना के पहले से रखते ही कि हमको किसको वोट डालना है। उनकी अपनी विचारधाराएं हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, ठीक है। तो अब मैं महाराष्ट्र का आपको एग्जाम्पल देता हूं। महाराष्ट्र में 9.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, यूजुअली एडल्ट पॉपुलेशन, यूजुअली 60% वोटिंग होता है। तो 9.5 करोड़ का 60% पकड़ लीजिए, क्या हुआ, 9.5 इंटू 6, 5 करोड़ 70 लाख लोग, ठीक है। तो 5 करोड़ 70 लाख लोगों ने मत डाले अपने। अब इस 5 करोड़ 70 लाख लोगों में 48 लाख जो है ये नए वोटर्स का एडिशन हुआ, और 8 लाख वोट काटे गए। ये कौन से वोटर्स कटे हैं ये लोगों को पता नहीं है, किसके पक्षधर है नहीं पता है। तो 48 प्लस 8 56, यानी लगभग 10% हो गया। तो नॉट, यानी टोटल जो वोट पड़े हैं उसका 10% जो है वो तो वोट एडिशन और वोट डिलीशन दोनों को जोड़ के जो है वो आ गया 56 लाख। और 5 करोड़ 70 लाख यानी 10% के आसपास जो है 56 लाख जो आता है, उतने लोग नॉट येट डिसाइडेड वाले जो है वो 15% की पॉपुलेशन है, उसमें से 10% आपने अपने एडिशन डिलीशन के लोग जोड़ दिए। तो आप कहीं पे भी जाए क्या फर्क पड़ रहा है, यानी 15 में से 10% तो आपने खड़े कर दिए। तो यही चीज हर स्टेट में हुई है कि एक मोटा मोटी कैलकुलेशन किया जाता है कि भाई टोटल वोटर्स कितने हैं। मान लीजिए 1 करोड़ वोटर्स हैं, तो 1 करोड़ में 60 लाख लोग वोट डालेंगे ऐसा माना जाता है। अब 60 लाख का 10% यानी 6 लाख जो है आप आर्टिफिशियली क्रिएट कर दीजिए वोटर्स, ऐड कीजिए डिलीट कीजिए जैसे जो भी करना है। और वो नॉट येट डिसाइडेड का एक मेजर चंक जो है, मेजर पोर्शन जो है वो आपकी जेब में आ गया। अब वो जो नॉट येट डिसाइडेड है वो आपके पक्ष में वोट डाल रहा है, कहानी खत्म। तो ये खेल होता है संजय जी। जी संजय जी। राजीव जी, मेरा कहना यह है कि ऐसा होगा क्या, मान लीजिए चुनाव आयोग तो सुनेगा नहीं, चुनाव आयोग तो कान में तेल डाल के बैठ जाएगा, तो जनता क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टी क्या करेंगी, इसका इसका रास्ता क्या, इसका निदान क्या है, इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाएगा कि वोटर इस पे बेईमानी ना हो। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा संजय जी। देखिए अक्टूबर महीने से जब से महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है तब से मैं एक ही बात करता आया हूं, एक ही बात मैंने कहा है कि जब तक राजनीतिक दल सड़कों पे नहीं उतरेंगे तब तक जो है इस चीज का किसी भी तरीके से कोई परिणाम सार्थक रूप से सामने नहीं आएगा। जनता बाद में आएगी, पहले पॉलिटिकल पार्टीज और उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को सड़कों पे उतर के संघर्ष करना होगा। ये संघर्ष सिर्फ ये संसद तक या सुप्रीम कोर्ट तक या निर्वाचन आयोग को पिटीशन देने तक नहीं रहने देना चाहिए। संसद से लेके सड़क तक जो है ये संघर्ष करना आवश्यक है। जब तक अपोजिशन पार्टी सारी यूनाइट नहीं होती है, इंडिया अलायंस किसी भी तरीके से अपने मतभेदों को नजरअंदाज करके दूर करके जब तक सड़कों पे नहीं उतरता है और एक होके जब तक संघर्ष नहीं करता है, तब तक किसी भी तरीके का परिणाम इस मुद्दे में जो वोटर लिस्ट में घालमेल करने का जो मुद्दा है उसमें एक सार्थक परिणाम नहीं निकलेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिया अलायंस को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा। जी संजय जी। अगर राजीव भाई, क्या चुनाव आयोग को डर नहीं लगता कि किसी दिन सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर सकता है कि भाई फाइनल वोटर लिस्ट का पब्लिकेशन करो, फाइनल वोटर लिस्ट दो। आपको याद होगा महमूद प्राचा है, उन्होंने लिस्ट मांगी थी, डिटेल्स मांगी थी, और ये इन्होंने नियमों में बदलाव कर दिया। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कौन से ये वोट बड़े हैं 40 लाख, इनकी एक डिटेल लिस्ट दीजिए। आरटीआई के दायरे में आप दे नहीं रहे हैं, नेता मान रहे हैं तो आप दे नहीं रहे हैं,
तो ये चुनाव आयोग को ये डर नहीं लग रहा कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ था, वो तो भला है कि चंद्रचूड़ ने बचा लिया, डायलॉग तो बहुत बहुत बड़े बैठ के बोल दिए कोर्ट में, लेकिन बाद में गणेश जी की जो आरती में प्रधानमंत्री चले गए तो चंद्रचूड़ साहब का दिल डोल गया कि नहीं, आप इलेक्टोरल बॉन्ड में डायलॉग बोल दिए बहुत, और चंद्रचूड़ साहब ने बड़ा दिल वाकई में तोड़ा। चंडीगढ़ में चुनाव आयोग चुनाव हो रहे थे मेयर वाले, एक अधिकारी कैमरे की तरफ देखते हुए बेईमानी करते हुए पकड़ा गया। क्या क्या फ्लोर में बैठ के बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोल दिए चंद्रचूड़ ने, लेकिन उस अफसर का कुछ बिगड़ा नहीं। तो ये खेल भी सामने आया। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा वापस करने का निर्देश दिया गया होता कि ये पैसा सरकारी कोष में जमा करिए, कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड फर्जी हैं तो पैसा भी वो सरकार कोष में जमा होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री सहायता कोष सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उसमें कितना पैसा है आप कोई जवाब नहीं दे पा रहा। कोविड में पीएम रिलीफ फंड के नाम पे कितना पैसा जमा किया गया बता नहीं पा रहा। कम से कम सुप्रीम कोर्ट से, क्या लगता है आपको, सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं चाहिए कि वो चुनाव आयोग से कहे, स्वतः संज्ञान ले ले, कोई नहीं जा रहा, कि भाई इसमें क्या समस्या है। महाराष्ट्र में अगर ये 40, 50, 60 लाख जितने भी वोटर हैं जो पिछले 6 महीने में जुड़े हैं चुनाव आयोग के, उनके नाम जाहिर कर दो। संजय शर्मा पुत्र ये, राजीव ये पुत्र ये, नाम जाहिर कर दो, लिस्ट दिखा दो, पता चल जाएगा कि संजय शर्मा महाराष्ट्र में रहते हैं नहीं रहते हैं, राजीव रंजन महाराष्ट्र में रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या यही संजय शर्मा हरियाणा में भी रहते हैं, क्या यही राजीव रंजन महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में भी रहते हैं, सेम नाम होंगे, पता चल जाएगा। तो ये जो छुपा रहे हैं कि जनता के दर्द का इनको अंदाजा नहीं है, और क्या उम्मीद करती है कि न्यायपालिका कभी दखल देगा, चुनाव आयोग से ये लिस्ट जारी करने को कहेगा, कब तक छुपा लेगा, चोरी कब तक चलेगी। देखिए, महाराष्ट्र के मुद्दे पे जो कोर्ट में केस गया था जब शिवसेना टूटी थी और राष्ट्रीय शरद पवार जी की पार्टी टूटी थी, उसका तो फैसला अभी तक नहीं आया। तो न्यायालय के ऊपर में आप क्या विश्वास करोगे? प्राचा जी ने भी जो मुहिम छेड़ी है, तो कहां न्यायालय से कोई फैसला है? देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार में जो पिछले 11 वर्षों में हुआ है वो ये हुआ है कि सिस्टमैटिक क्लिनजिंग हुई है ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज की। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज हैं, इनको बहुत ही सिस्टमैटिक वे से जो है क्लीन किया गया है, और इसमें आरएसएस और तमाम तरीके के ऐसे लोग जो जिनके वैचारिक जो व्यूज हैं, जो थॉट्स हैं, वो अलाइन होते हो उस थॉट के साथ वाले लोगों को जोड़ा गया है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि इस तरह जोड़ा गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम जोड़ा गया है इस तरह को। तो ये क्या, ये इसका खात्मा कैसे होगा, रोका कैसे जाएगा? देखिए, जब तक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एजेंसीज जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कैग हो, चाहे आपका निर्वाचन आयोग हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, यहाँ के लोगों में स्पाइन वाले लोग, ऑनेस्ट लोग जब तक नहीं आएंगे, जब तक वो खड़े होके आंखों में आंखें डाल के अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को ना नहीं बोल देंगे, तब तक जो है ये प्रॉब्लम जो है बरकरार रहेगी। देखिए संजय जी, ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स के बीच में एक बात बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है, कि भैया हायर पोजीशंस पे प्रमोशन उसी को मिलता है जिसकी ऑलरेडी पहले से फाइल बनी हो, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले से ही जो है पॉलिटिकल मास्टर्स के पास में कुछ सबूत हो। पॉलिटिकल मास्टर्स को भी इस तरीके के लोग चाहिए, इस तरीके के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जिनके अगेंस्ट में उनके पास में कुछ सबूत हो, कुछ ऐसे दस्तावेज हो या चीजें हो जहां कल को वो ओवर स्मार्ट बनने लगे या अपने काम को बहुत ऑनेस्टली करने लगे, तो उनके ऊपर में ब्रेक वहीं के वहीं लगाया जाए। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है, ये देखिए सारी ऑर्गेनाइजेशनल एजेंसीज जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज जो है, कॉम्प्रोमाइज स्टेट में पहुंच गई हैं, सब कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। यही कारण है कि निर्वाचन आयोग अपोजिशन पार्टी के लीडर से मिलता नहीं है, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो मांग करते हैं वो मांग पूरी नहीं करता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहते हैं। महाराष्ट्र की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो बदल गई सिर्फ और सिर्फ एक चीज के कारण कि उद्धव ठाकरे की जब पार्टी टूटी थी, उस टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पे संज्ञान लेते हुए उस फैसले का निपटारण नहीं किया, उस फैसले पे अपना डिसीजन नहीं सुना है। इस कारण से पूरी की पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ही बदल गई। तो यदि सुप्रीम कोर्ट टाइमली एक्शन लेता और तारीख पे तारीख नहीं देता, तो शायद आज ना केवल महाराष्ट्र बल्कि इस देश की राजनीति जो है एक दूसरे डिफरेंट कोर्स पे रहती। जी संजय जी। अच्छा, क्या लग रहा है राजीव भाई कि इन हालातों के चलते हुए आपको लगता है कि क्या वास्तव में
जितने ये शक है, जितने संदेह हैं, ये सही बात है। क्या वोटर लिस्ट में धांधली करना ही जीत का कारण है? भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में जीत की कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं होती है, हरियाणा का चुनाव एक तरफा था, महाराष्ट्र का चुनाव तो मैंने खुद देखा, मैं मुंबई में रहा 10-15 दिन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि मुंबई में क्या हाल था, लोग कितने नाराज थे, लेकिन वहां भी जीते। दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल कॉन्फिडेंस थे कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन दिल्ली में भी यही हुआ। तो आप मानते हैं कि क्या वोटर लिस्ट में वाकई में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली चल रही है, जिसके कारण ये सारा सारा कांड हो रहा है? संजय जी देखिए, जहां आग होती है वहीं धुआं उड़ता है। आप मुझे बताइए, जब आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत दे रही है कि नई दिल्ली जैसी जगह जहां पे मोस्टली जो है गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, वहां पे 10,000 नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं। ये कौन 10,000 नए वोटर्स है भाई? वो दिखा रहे हैं कि एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में, किसी के घर में 50 लोग, किसी के घर में 105 लोग, इस तरीके के नए वोटर्स आ रहे हैं। कौन से घर में इंडिया के 105 लोग रहते हैं, आप मुझे बताइए, और वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो जब सबूत आपको दिए जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो क्यों नहीं किसी भी तरीके का संज्ञान लिया निर्वाचन आयोग ने? क्यों नहीं हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने दखल देके बोला कि जब तक सूची ठीक नहीं की जाएगी तब तक हम इलेक्शन नहीं होने देंगे? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होगा संजय जी, तब तक फैसले इसी तरीके के आते रहेंगे। आपको इलेक्शन करवाना ही सिर्फ एनफ नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए। सिर्फ प्रजातंत्र के अंदर में इलेक्शन कैसे भी करा दिया, ये चीज जो है ये अपने दायित्वों का निर्वहन करना नहीं है। निर्वाचन आयोग को ये समझना होगा, उनकी सैलरी जो है हम टैक्स पेयर्स के पैसों से आ रही है, ठीक है? तो टैक्स पेयर्स के जब पैसे आपकी फैमिलीज को चला रहे हैं, आपके घर को चला रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो है वो सही तरीके से करें। क्यों नहीं खुद संज्ञान ले रहे? क्यों सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का काम करना पड़ रहा है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है क्या कि जाके एक एक वोटर लिस्ट ढूंढ के निकाल के उसमें त्रुटियां निकाल के निर्वाचन आयोग को दे? ये काम तो निर्वाचन आयोग का है, ये कायदे से काम तो निर्वाचन आयोग को करना था। पर ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहे हैं राहुल गांधी, ये काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये काम कर रहे हैं संजय राउत। ये उनका काम नहीं है। तो आपने उनके ऊपर में दोहरी ड्यूटी दे दी है। ना केवल वो अपने पॉलिटिकल चीजों को देखे, बल्कि आपने अब उनको वोटर लिस्ट करेक्ट है इनकरेक्ट है ये त्रुटियां निकालने का भी काम दे दिया, जो एक्चुअल में निर्वाचन आयोग का काम है। तो जहां आग होती है वहीं धुआं आता है। भाई जरा दूसरी तरफ हम उत्तर प्रदेश की कुछ चीजों पे विचार करना चाहते हैं। कुंभ शायद अब तक का सबसे खराब कुंभ साबित हो रहा है व्यवस्थाओं के मामले में। लाखों आदमी परेशान घूम रहा है। मध्य प्रदेश के एक अफसर का वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहा है कि कुंभ में मत जाइए, 30-30 किलोमीटर जाम है, वापस चले जाइए। प्रयागराज में लोग 20-20, 30-30 घंटे गाड़ी में है, ना खाने को कोई पूछने वाला, ना पानी को कोई पूछने वाला। इतना बुरा हाल कभी आज तक किसी कुंभ में नहीं रहा। व्यवस्थाएं ऐसे लग रही है मानो चौपट हो गई है। सरकार केवल अखबार के टीवी चैनलों के विज्ञापनों पे आ रही है। गोदी मीडिया को करोड़ों रुपए दे दिया गया है कि आप कुंभ के बारे में कोई खराब बात नहीं करेंगे। अगर हम वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं दिखाते तो शायद सरकार ये भी नहीं मानती कि वहां पे 30 लोग मरे हैं। हमारे स्टिंग ऑपरेशन के बाद ये खुलासा किया। लेकिन आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। बीएल संतोष ने ट्वीट किया है। बीएल संतोष ने ट्वीट किया है कि जेपी नड्डा जी ने मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो निकले सड़कों पर, जो लोग फंसे हैं उनकी मदद करें, उनको खाना दें, पानी दें, उनकी सहायता करें। इसका अब राजनीतिक मतलब निकाला जाए तो अब उत्तर प्रदेश की कमान जेपी नड्डा ने संभाल ली। भाई खाना दें, पानी दें, सड़कें ठीक कराएं, ये काम तो सरकार का होता है। और जैसे ही बीएल संतोष का ये ट्वीट आया है, उसके कुछ घंटों बाद खबर फ्लैश होने लगी कि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश को प्रयागराज भेजा गया। अमिताभ यश जो है वो योगी आदित्यनाथ के सबसे दुलारे अफसर हैं। विकास दुबे से लेकर तमाम उनकी कहानियां फिजाओं में घूमती रहती है। वो कुछ भी कर सकते हैं योगी आदित्यनाथ के कहने पे। बड़ा सवाल ये है कि क्या अमिताभ यश को तब तक इंतजार करते रहे जब तक बीएल संतोष का ट्वीट नहीं आ गया? पहले भेज देते, लगातार ड्यूटी वही लगा देते। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर फील्ड में तो है नहीं भाई, मॉनिटरिंग करते बैठ के, प्रदेश की भी और कुंभ की भी। लेकिन इसके इतर और कुंभ में तो ऐसे मैंने पहले भी जिक्र किया, विजय करण आनंद मेला अधिकारी, पिछली बार योगी सरकार में जो कुंभ हुआ, करोड़ों के फ्रॉड का आदमी, कैग ने कहा कि भाई इसे करोड़ों
रुपए गंवाए हैं। और जब उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी तो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले पंचायत विभाग के एक 200-300 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए 1 दर्जन लोगों को सस्पेंड किया। उस समय पंचायत विभाग का मुखिया ये विजय किरण आनंद था, डायरेक्टर था। केवल इसका नाम हटा दिया गया, बाकी सब अफसर बेचारे सस्पेंड हो गए। उसके बाद कुंभ में ये दोषी पाया गया और इस बार महाकुंभ की जिम्मेदारी फिर इसी विजय किरण आनंद को। डीआईजी वैभव कृष्णा उनके चारित्रिक पतन की कहानी खुद योगी आदित्यनाथ ने सुनाई कि भाई बड़ा गंदगी वाला वीडियो मैंने देखा, वो डीआईजी मेरा। लेकिन ये सब चलो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी छोड़ दो, बड़ा सवाल ये है कि जेपी नड्डा ने आज कह दिया कि अब कुंभ की जिम्मेदारी, खाना पीना, यातायात भाजपा के कार्यकर्ता संभालेंगे। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ मुसीबत आने वाली है? क्या मतलब है जेपी नड्डा के इस आदेश का? देखिए, कुंभ के द्वारा योगी आदित्यनाथ अपने आप को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए प्रोजेक्ट कर रहे थे। और ये जो टीम मोदी है, हाँ, ये टीम मोदी को कहीं भी मतलब ये चीज किसी भी तरीके से नगारा गुजरी कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी के रहते हुए ये कहां से आके अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनको तो चीफ मिनिस्टर बनाया ही हमने और आज ये हम ही को आके दिखा रहे हैं। तो ये जो है ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा जो कहा जाए, ये प्रतिस्पर्धा का एक प्रतीक दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के बीच में ऐसी प्रतिस्पर्धा होती है। जिन लोगों को गडकरी साहब ने बनाया, गडकरी साहब को वो लोग आज की डेट में आंख दिखा रहे हैं। जिन लोगों को जो है योगी जी ने बनाया, वो कल को योगी जी को आंखें दिखाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी अनोखी पार्टी है। यहाँ पे बहुत ही थैंकलेस लोग हैं। यहाँ पे आप यदि किसी को बनाते हो तो वो आपको जीवन भर उपकार मानने के बदले वो आपको ही आंखें दिखाएगा और आपको ही रिप्लेस करेगा। सबसे बड़े उदाहरण हमारे शिरोमणि जी मोदी जी हैं। हमने देखा है कि भाई 56 इंच के सीना जब आए थे तो पहले उन्होंने गुजरात में केशुभाई पटेल जी के साथ क्या किया और बाद में नेशनल लेवल पे लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ में क्या किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये एक तरीके से ट्रेडिशन चला आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। तो अब योगी जी ने पार्टी को यूपी से आगे बढ़ के जो है यूपी का प्रतिनिधित्व नेशनल लेवल पे ना है, उसके लिए अब जितने भी टीम मोदी के लोग हैं वो सारे के सारे जो है सक्रिय हो गए। देखिए, आप एक और बड़ी चीज हुई है संजय जी, मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया है और इस्तीफा कब दिया है? अमेरिका यात्रा के ठीक पहले। आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप का बेस जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का पूरा का पूरा बेस है। और मणिपुर में मैसिव बड़े लेवल पे कहा जाता है कि क्रिश्चियंस लोगों के साथ में अत्याचार हुआ है। जो कुकी जो समुदाय है उसमें अधिकतर क्रिश्चियन लोग हैं, तो उनके साथ में बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है। और ऐसा मेरे स्रोत बताते हैं कि अमेरिका से एक इशारा था कि भाई हमारे मतलब जिन भी लोगों ने क्रिश्चियंस लोगों को किसी भी तरीके से प्रताड़ना दी हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को प्लेकेट करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि मणिपुर के सीएम से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है ये तो जो है ये भाजपा के लोग ही अंदर से बता पाएंगे, मतलब जो उस कोर टीम में है। परंतु मणिपुर के सीएम से इस्तीफा लेना ये एक बहुत बड़ा संदेश सिग्नल है योगी जी को भी। जो आपने योगी जी का प्रश्न पूछा ये मणिपुर के सीएम से अटैच है कि यदि मणिपुर के सीएम से इस्तीफा लिया जा सकता है तो योगी जी आप भी सेफ नहीं है, आपसे भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। तो आप ये एकदम सही कह रहे हैं कि कुंभ के बाद हो सकता है कि योगी जी से इस्तीफा मांगा जाए। देखने वाली बात ये होगी कि क्या योगी जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक है ना। बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि उधर किरोड़ीमल मीरा और अनिल विज बड़े नेता हैं बीजेपी के, इन दोनों को सोकाज नोटिस जारी किया गया है। एक ने अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ अमराजी टिप्पणी कर दी थी और मीना जी ने बड़े नेता हैं और देख बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने फोन टेप कर दिया। उन्होंने कहा मेरे ही फोन टेप हो रहे हैं। दोनों मामलों में भूचाल आ गया था। क्या भाजपा में सीनियर नेता अनिल विज मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मीना जी एक बहुत बड़े नेता हैं, कि भाजपा में भी अब क्या ये बगावत का दौर शुरू हो रहा है? खड़से साहब के साथ क्या हुआ? हमारे महाराष्ट्र में खड़से साहब जो हैं इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। खड़से साहब का भी ऐसे एक ऑडियो आ गया बाहर, रेवेन्यू मिनिस्टर थे और सडनली उनसे रेजिग्नेशन मांग लिया गया। जो आदमी चीफ मिनिस्टर का दावेदार था, जो सबसे सीनियर लीडर था
महाराष्ट्र के अंदर में, उस आदमी को देखते देखते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो देखिए, ये देवेंद्र फडणवीस मोदी जी ने चूज किया था, भजन लाल शर्मा को मोदी जी ने बनाया, नायाब सैनी को मोदी जी ने बनाया। तो जो भी लीडर जो मोदी जी ने खड़े किए हैं, उनको किसी भी तरीके का चैलेंज मिले आगे सीनियर लीडर से, ये बिल्कुल भी टीम मोदी को जो है ये चीज जो है मंजूर नहीं होगी। इसलिए जो भी सीनियर लीडर्स एक चैलेंज बन सकते हैं नए हैंडपिक किए हुए चीफ मिनिस्टर्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उन सारे सीनियर लीडर्स के सर पे तलवार लटक रही है। या तो उनके लिए सिग्नल है कि फॉल इन लाइन, चुपचाप मुंह बंद करके जो मोदी जी बोल रहे हैं, जो टीम मोदी बोल रही है, उसका अनुसरण करो, अनुकरण करो, अन्यथा तुमको साइड लगा दिया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में खड़से जी को लगाया गया, या आपके राजस्थान में सिंधिया मैडम को लगाया गया, या फिर और कई अन्य राज्यों में हमने देखा है कि किस तरीके से लीडर्स जो सीनियर लीडर्स है उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने हमसे इतनी विस्तार से बातचीत की, बहुत बहुत जानकारी दी, धन्यवाद, आभार। ये थे राजीव रंजन, और मुझको यकीन है कि ये जो एक एक करके उन्होंने पॉइंट बताए हैं, या आपको लग रहा होगा कि वास्तव में देश के लोकतंत्र के संग यही मजाक हो रहा है। कैसी लगी बातचीत जरूर बताइएगा, चैनल को प्यार और दुलार देते रहिएगा, आपकी राय का मुझे इंतजार है। शुक्रिया, थैंक यू।